नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का जिज्ञासा में। उत्तर प्रदेश की श्रृंखला में हम उत्तर प्रदेश के प्रमुख व्यक्तित्वों की बात कर रहे थे। पीछे 2 वीडियो जा चुके हैं और पिछले वीडियो में हमने जो बातचीत की थी, वो बातचीत की थी स्पेशली उन कैरेक्टर्स की जो शामिल थे 1857 की क्रांति में। ठीक है। अब इसके बाद कुछ और ऐसे महत्वपूर्ण कैरेक्टर्स हैं जिनके बारे में हम बात करने वाले हैं। इस क्लास से रिलेटेड जो पीडीएफ्स हैं वो आपको कहाँ मिलेंगी? पहली बात तो मैं ये बता दूं, आपको करना ये है कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है। नीचे जो नाम वगैरह लिखा होता है जहाँ, वहां पे जाना है डिस्क्रिप्शन पे, उस पर सी मोर पे क्लिक करेंगे, बहुत सारी चीजें खुलेंगी। वहां पे व्हाट्सएप से जुड़ने के लिए एक लिंक दिया गया होगा। उस लिंक पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे वैसे ही आप पहुंच जाएंगे। कहाँ पहुंचेंगे आप पहुंचेंगे जिज्ञासा के व्हाट्सएप चैनल पे। ठीक है। जिज्ञासा के व्हाट्सएप चैनल पे आप पहुंच जाएंगे, उसको आप ज्वाइन करके रखिए। हर वीडियो के बाद उस वीडियो से रिलेटेड जो पीडीएफ्स होती हैं वो मैं वहां पे डाल देता हूं। तो इससे आपको ये लाभ रहेगा कि वो पीडीएफ्स आपको वहां से मिलती रहेंगी। ये बात पहली हो गई। इसके आगे अभी हम बातचीत और करेंगे। ठीक है। अब हम करते क्या है, हम एक एक करके इन टॉपिक्स पे बात करना शुरू करते हैं। आज हमारा जो विषय है उसमें सबसे पहला जो नाम आ रहा है वो है मदन मोहन मालवीय। अब इनसे संबंधित कितनी ऐसी बातें हैं जो हमें उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में परीक्षा दृष्टिकोण से याद रखनी, उन पे हम केवल बात कर लेते हैं। पहली बात तो जब भी आप किसी महापुरुष के बारे में पढ़ते हैं तो एक बात बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। कलर देख लीजिए, ये मुझे सही नहीं लग रहा। ये आई थिंक ठीक रहेगा। जन्म इनका जो है ये सही है, पर्याप्त ठीक है। जन्म इनका जो है वो कहाँ हुआ, एक प्रश्न तो ये बनेगा। तो पहला जो प्रश्न इनके जीवन से संबंधित है वो इनके जन्म से संबंधित है। ये आपसे पूछा जा सकता है कि मदन मोहन मालवीय जी का जन्म कहाँ पे हुआ। तो इनका जन्म हुआ प्रयागराज। देखो एक बात और मैं बता दूं, अच्छा ये रहेगा कि मैं यहाँ पे जो भी लिखता हूँ और जो भी बताता रहता हूँ उसको आप साथ में नोट करते हुए चलेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। क्योंकि जब आप कोई नोट्स अपने हाथों से बनाते हैं, पढ़ते समय बनाते हैं, उसे रिवाइज करना बड़ा आसान होता है। या उसको जब आप रिवाइज करते हैं तो वो क्लास दोबारा आपके दिमाग में घूम जाती है, चल जाती है। तो चीजें रिवाइज कर लेना आसान हो जाता है अगर आप साथ में नोट्स बनाते हुए चलेंगे। बाकी आपके ऊपर निर्भर करता है आप क्या करते हैं, आप ज्यादा बेहतर जानते हैं। इनका जो जन्म है वो हुआ था बड़ा दिन के उपलक्ष्य में, या फिर ये कहेंगे कि 25 दिसंबर को। ठीक है। एक बात और याद रखनी है, जन्म तिथि क्या है, 25 दिसंबर है, और सन कौन सा था, 1861। ठीक। महत्वपूर्ण बात जो इनके जीवन से संबंधित पहली बात है, इनका जन्म प्रयागराज में हुआ था। 25 दिसंबर सन 1961 को हुआ था, ये पहली बात। दूसरा, एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि गोलमेज सम्मेलन हुए थे। उन गोलमेज सम्मेलनों में से कभी कभी प्रश्न इस तरह के भी पूछ दिए जाते हैं कि किसने कौन से गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग किसने लिया था। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का नाम आता है। गांधी जी से रिलेटेड पूछ दिया जाता है। तो इनसे संबंधित भी यहाँ से एक प्रश्न बन सकता है, अच्छा प्रश्न बन सकता है कि इन्होंने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। एक महत्वपूर्ण बात। ठीक है। कौन सी, कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में इन्होंने भाग लिया था। इनके लिए एक महत्वपूर्ण फैक्ट ये बन जाता है। इसके अलावा इन्होंने एक और काम किया, इलाहाबाद में फरवरी 1915 में एक संगठन की स्थापना की। फरवरी 1915 में वो कौन सी थी, वो संगठन का नाम था भारतीय सेवा समिति। भारतीय सेवा समिति। भारतीय सेवा समिति 1915 में, और कहा, तत्कालीन इलाहाबाद, या आज के हिसाब से कहें तो प्रयागराज में इन्होंने ये संगठन तैयार किया था। ठीक। इसके बाद अखिल भारतीय स्वदेशी संघ, इसकी भी स्थापना इन्होंने की। अखिल भारतीय स्वदेशी संघ। लेकिन इसकी स्थापना इलाहाबाद में न करके
वाराणसी में की थी और 1932 में की। तो समझिए, जो मेन मेन फैक्ट इनके संबंध में याद रखने हैं उनमें तो एक तो हो गया इनका जन्म इलाहाबाद में हुआ था। कब हुआ था? 25 दिसंबर 1861 को हुआ था। दूसरा फैक्ट ये याद रखना है कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में मदन मोहन मालवीय जी ने भी भाग लिया था। और तीसरी और चौथी बात इनके दो संगठनों से संबंधित है, जिनमें से कि पहला, जिसका नाम है भारतीय सेवा समिति, इसकी स्थापना इन्होंने 1915 में की और कहाँ की? इलाहाबाद। दूसरा जो है अखिल भारतीय स्वदेशी संघ, इसकी स्थापना इन्होंने 1932 में की और ये वाराणसी में की। ये महत्वपूर्ण बातें इनसे संबंधित होगी, नोट कर लिया होगा आपने, इसको मैं हटा दूं। साथ ही यहीं पे एक और लिख लो, इन्होंने एक साप्ताहिक अखबार भी निकाला। उस समय अखबार निकालना भी अपने आप में एक टेढ़ी खीर हुआ करती थी। इन्होंने एक साप्ताहिक अखबार भी निकाला जिसका नाम था हिंदुस्तान। हिंदुस्तान, ठीक है। और ये इस अखबार के क्या बने? संपादक। ठीक, संपादन किया इन्होंने एक अखबार का, साप्ताहिक अखबार था, नाम था उसका हिंदुस्तान। प्रश्न आपसे ऐसे पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से किस साप्ताहिक अखबार का संपादन मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा किया गया? ठीक, तो किसके द्वारा किया गया? मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा। कौन सा? हिंदुस्तान अखबार। फिर याद कर लो एक बार, फिर मैं बता दूं, बहुत आसानी के साथ धीरे धीरे समझते हुए चलिए। पहली चीज, प्रयागराज में इनका जन्म हुआ। दूसरी चीज, गोलमेज सम्मेलन में इन्होंने भाग लिया। तीसरा, दो इन्होंने संगठन बनाए, भारतीय सेवा समिति और अखिल भारतीय स्वदेशी संघ, एक इलाहाबाद में और एक वाराणसी। ठीक है। इसके बाद इन्होंने क्या किया? भारतीय सेवा समिति 1915 में इलाहाबाद में इसकी स्थापना की। अखिल भारतीय स्वदेशी संघ की 1932 में वाराणसी में स्थापना की। एक साप्ताहिक अखबार निकाला जिसका नाम हिंदुस्तान था, इसका इन्होंने संपादन किया। साथ ही एक और साप्ताहिक अखबार था, उसका भी प्रकाशन इन्होंने किया। उसका भी नाम कभी कभी पूछ लिया जाता है, याद रखने के लिए लिख लेना है आपको, अभ्युदय। ठीक है, दो संस्थाएं, ठीक, दो संस्थाएं, दोनों में भारतीय शब्द जुड़ा हुआ है जो इनके द्वारा स्थापित की गई, और दो अखबार, और दोनों ही साप्ताहिक, एक का नाम हिंदुस्तान और दूसरे का नाम अभ्युदय। ये दो महत्वपूर्ण काम इनके द्वारा किए गए। अब इनसे संबंधित जो और भी बातें हैं जरा उनको भी हम देख लेते हैं, क्या क्या इन्होंने और किया। देखिए, हट गया सब। ये इनकी एक मान्यता थी, उस मान्यता को भी समझ लें। ये दरअसल ये मानते थे कि किसी भी व्यक्ति की जो देशभक्ति है, देशभक्ति है, वो देशभक्ति अलग से नहीं है, बल्कि दैट इज अ पार्ट ऑफ रिलीजन, धर्म का अंग है। व्यक्ति की जो देशभक्ति है वो क्या है? वो धर्म का एक अंग होती है। और वो ये कहते थे कि जो धर्मनिरपेक्षता है वो भारतीयों के पिछड़ेपन का कारण। अब इन चीजों को लेकर के, पिछड़ेपन का कारण इन्होंने किसे बताया? पिछड़ेपन का कारण इन्होंने क्या बताया? भारतीयों की निरपेक्षता। अब इस बात को लेकर इनको ठीक ठाक क्रिटिसाइज भी किया जाता है, आलोचना भी की जाती है इनकी एक बात को लेकर के, कि कोई व्यक्ति देशभक्त तभी हो सकता है जब वो धार्मिक हो। और दूसरी बात कि भारतीय पिछड़े क्यों हैं, उसके पीछे का एक बड़ा कारण है कि ये लोग धर्मनिरपेक्ष हैं। अगर ये धर्मनिरपेक्ष ना हो तो सीधी सी बात है कि फिर ये पिछड़े भी नहीं होंगे। ठीक है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात जो इनके संबंध में पूछी जाती है वो एक घटना और एक बड़ा काम है जो 1916 में इनके द्वारा किया गया, और वो है बीएचयू की स्थापना। बीएचयू की स्थापना, ठीक, ये बड़ा काम इनके द्वारा किया गया। नाम बीएचयू मतलब बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। ये इनके द्वारा बड़ा काम किया गया। सबसे बड़ा प्रश्न अगर इनके संबंध में है तो वो यही है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, साथ ही अभ्युदय और हिंदुस्तान नामक दो साप्ताहिक अखबार। ठीक, ये महत्वपूर्ण बात है। उसके बाद इन्हें एक और महत्वपूर्ण बात है कि इन्हें भारत रत्न भी दिया गया। इन्हें भारत रत्न भी दिया गया, लेकिन भारत रत्न दिया कब गया? मरणोपरांत। ठीक, कब दिया गया? मरणोपरांत इन्हें भारत रत्न दिया गया।
और वो भारत रत्न इन्हें दिया गया सन 2014 में। ये आपका एक प्रश्न हो सकता है। तो अब हम एक बार फिर से मदन मोहन मालवीय जी के बारे में इंपॉर्टेंट बातें बता। जन्म 25 दिसंबर 1961 प्रयागराज यानी इलाहाबाद में। बनारस में VHU की स्थापना, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना। 2 अखबार, हिंदुस्तान और अभ्युदय। इतनी बातें अगर आप याद रखेंगे तो आप समझिए कि इनसे संबंधित अगर कोई प्रश्न कभी पूछा जाता है तो आपके लिए मटेरियल पर्याप्त है, पूछ लिया जाएगा तो आप बता पाएंगे। एक और बड़ा नाम आ जाता है, वो नाम है मोतीलाल नेहरू का। ठीक है, अगला जो महत्वपूर्ण नाम है वो है मोतीलाल नेहरू का। आप संभवतः जानते भी हैं कि ये कौन थे, जवाहरलाल नेहरू के पिताजी। ठीक है, मोतीलाल नेहरू भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में इनका भी योगदान रहा। जन्म से संबंधित तिथि तो एग्जैक्ट नहीं, लेकिन एक बात तो आप इनके संबंध में भी याद रख सकते हैं कि इनका जन्म भी सेम जगह पे हुआ था। कहाँ? प्रयागराज में। ये साफ नहीं दिख रहा है, ये तो और साफ नहीं दिखेगा। ये 1961, ये भी नहीं साफ दिख रहा। डार्क कलर लेते हैं, रेड, ये सही दिखेगा। ठीक है, जन्म इनका हुआ था प्रयागराज में। कब? 1961 में। ये कोई महत्वपूर्ण बात नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इन्हें जाना किसके लिए जाता है। इन्हें दरअसल एक बड़े काम के लिए जाना जाता है, वो है गांधी जी ने जो असहयोग आंदोलन चलाया था, उस असहयोग आंदोलन में इनकी भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण थी। ठीक, असहयोग आंदोलन में इनकी भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण थी, उस भूमिका की वजह से भी इनको जाना जाता है। तो एक चीज जो इनके बारे में याद रखनी है, वो याद रखना है इनका असहयोग आंदोलन से जुड़ा हुआ होना। ठीक, इसके अलावा 2 बार ऐसी स्थितियां हुई जब मोतीलाल नेहरू ने कांग्रेस के अधिवेशनों की अध्यक्षता की, बड़ी महत्वपूर्ण है। वो 2 तिथियां सबसे महत्वपूर्ण अगर प्रश्न कोई है तो वो मोतीलाल नेहरू से संबंधित यही हो सकता है कि उन्होंने कांग्रेस के कितने अधिवेशनों में अध्यक्षता की, वे अधिवेशन कब कब हुए और वे अधिवेशन कहां कहां हुए। तो 2 अधिवेशन है, एक तो है 1919 का और दूसरा है 1928 का। तो पहले तो सन याद कर लो। एक चीज बड़ी कॉमन है, याद रखिएगा, आपको आसानी देगी। आसानी ये देगी कि 9 यहाँ पे बड़ा महत्वपूर्ण है। देखिए 1919 9 9 आया हुआ है और उसी में 9 और जोड़ दो तो 1928 हो जाते हैं। 9 याद रखने हैं 1919 में और 1928 में। 1919 में कहा हुआ था और 1928 में कहा हुआ था। 1919 की एक बड़ी घटना जलियांवाला बाग में हुई थी। कहाँ? अमृतसर में। तो उस घटना को और इस घटना को दोनों को साथ जोड़ लो। ठीक है, कहाँ हुआ? अमृतसर में। और 1928 वाला कहाँ हुआ? कोलकाता में, उस समय के हिसाब से कलकत्ता में। तो कांग्रेस के 2 अधिवेशन, ठीक है, कितने? 2 अधिवेशन कांग्रेस के। उन 2 अधिवेशनों में इन्हें अध्यक्ष बनाया गया। कौन कौन से 2 अधिवेशन थे? एक तो 1919 का था अमृतसर का अधिवेशन और दूसरा 1928 का था कोलकाता का अधिवेशन। इसके अलावा इन्होंने एक और बड़ा काम किया। हाँ, वो काम क्या था? चित्तरंजन दास के साथ मिलना, CR दास के साथ मिलना, 1923 में एक पार्टी की स्थापना करना। ठीक है, किसके साथ मिले ये मिल गए CR दास के साथ। CR दास के साथ मिले। कब इन्होंने वो बड़ा काम किया? 1923 में। और 1923 में चूंकि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन बंद कर दिया था, तो उसके विरोध में इन्होंने एक नई पार्टी का सृजन किया और उस पार्टी का नाम रखा स्वराज पार्टी। महत्वपूर्ण बात, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न अगर कुछ हो सकता है तो वो ये हो सकता है कि इन्होंने CR दास के साथ मिलकर के स्वराज पार्टी की स्थापना की और 1931 में इनका निधन हो गया। अब फिर मैं रिवाइज करवा दूं। महत्वपूर्ण सन: 1861 जन्म, 1931 मृत्यु, 1919 अमृतसर अधिवेशन में अध्यक्षता, 1928 कोलकाता अधिवेशन की अध्यक्षता, 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना और असहयोग आंदोलन में इनकी भूमिका। सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट्स अगर
मोतीलाल नेहरू से संबंधित कुछ हो सकते हैं तो वो ये है। इसके बाद मोतीलाल नेहरू के अध्ययन के बाद फिर हम एक महत्वपूर्ण क्रांतिकारी की ओर बढ़ते हैं, राम प्रसाद बिस्मिल। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। तो राम प्रसाद बिस्मिल के बारे में 3-4-5 बातें, बहुत ज्यादा बातें नहीं याद रखनी है, क्योंकि हम जिस परिप्रेक्ष्य में पढ़ रहे हैं हमें उस परिप्रेक्ष्य की पूर्ति करनी है। दरअसल असल मसला तो हमारा ये है ना। इनका जो जन्म है वो जन्म हुआ था 1897 ईस्वी में। कब हुआ था? 1897 ईस्वी में। और उत्तर प्रदेश में एक जिला पड़ता है फर्रुखाबाद के पास, नाम है उसका शाहजहांपुर। ठीक है, राजपाल यादव को याद रखिए, इनके साथ जोड़ दीजिए। ठीक है, कौन सी जगह है? शाहजहांपुर। तो इनका जन्म 1897 ईस्वी में शाहजहांपुर में हुआ था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इनका नाम जब भी लिया जाता है तो एक व्यक्ति के साथ जोड़कर लिया जाता है, चंद्रशेखर आजाद। तो ये चंद्रशेखर आजाद के सहयोगी थे, उनके साथ थे। और इनका जो संबंध है, इनका संबंध सबसे बड़ी जिस घटना से है उस घटना का नाम है काकोरी केस। ठीक है, काकोरी घटना। और इसी काकोरी घटना के चलते सन 1927 में इनको फांसी दे दी गई। फांसी दे दी गई। ये वीरता के मामले में, निडरता के मामले में इतने ज्यादा थे कि जब इन्हें फांसी देने के लिए ले जाया जा रहा था तो ये गीत गा रहे थे, और वो गीत था सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। और ये गीत जन जन की जुबान पे फैल गया, और इतना ज्यादा फैला कि क्रांति की उस लड़ाई में इस गीत ने भी अपना रोल, अहम रोल अदा किया है। तो 5-6 बातें जो आपको राम प्रसाद बिस्मिल जी के बारे में याद रखनी है। पहली ये कि इनका जन्म शाहजहांपुर में हुआ था। ठीक, 1897 में हुआ था। 97 इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना याद रखो कि शाहजहांपुर में हुआ था। चंद्रशेखर आजाद के सहयोगी थे। काकोरी घटना में इनको एक्यूज किया गया, और एक्यूज करने के बाद 1927 में इनको फांसी दे दी गई। और इनके नाम के साथ एक गीत जुड़ा है, वो गीत है सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। ये इतना याद रखना है। इसके बाद एक और क्रांतिकारी का नाम आता है, बड़ा महत्वपूर्ण नाम है, और वो नाम है किसका? अशफाक उल्लाह खां। जब आप अशफाक उल्लाह खां की बात करेंगे तो राम प्रसाद बिस्मिल के साथ ये भी थे। वही केस इनके लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट रहा। कौन सा? काकोरी केस। ठीक है, काकोरी केस में ये भी शामिल थे, और काकोरी केस के कारण ही इनको भी फांसी दी गई। और फांसी कहां दी गई, ये कभी कभी प्रश्न आपसे पूछ दिया जाता है। तो इन्हें फांसी दी गई थी फैजाबाद की जेल में। कहां? फैजाबाद की जेल में। मैं पूरी जीवनी नहीं बता रहा हूं किसी की, मैं केवल वो फैक्ट्स बता रहा हूं जो मोस्टली परीक्षाओं में पूछ दिए जाते हैं, खासकर उत्तर प्रदेश की परीक्षाओं में, और वहां से जुड़े हुए लोगों के संबंध में। तो मैं केवल वो फैक्ट्स बता रहा हूं। अशफाक उल्लाह खां एक बड़ा नाम, काकोरी केस से इनका नाम जुड़ा हुआ है। फैजाबाद की जेल में इनको फांसी दी गई, और ये भी चंद्रशेखर आजाद के साथ जुड़े हुए थे। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक सदस्य थे ये, संस्थापक सदस्य। ठीक है, इसके संस्थापक सदस्य थे हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, जिसकी स्थापना चंद्रशेखर आजाद के द्वारा की गई थी। उस संगठन के ये भी थे। और एक महत्वपूर्ण बात अगर आप याद रखो तो, हाँ मैं जन्म इनका बताना भूल गया, तो इनका जन्म भी शाहजहांपुर में हुआ था, लेकिन जन्म का वर्ष अलग है। ये 3 वर्ष छोटे थे, राम प्रसाद बिस्मिल थे। सन 1900 में उनका जन्म हुआ था, और जन्म का स्थल था शाहजहांपुर। ठीक, इनसे संबंधित ये फैक्ट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। 1900 में शाहजहांपुर में इनका जन्म हुआ, संभवतः साफ साफ दिख रहा होगा। काकोरी केस में इनको भी फांसी दी गई। फांसी कहां दी गई? फैजाबाद में। HSRA के संस्थापक सदस्य थे, राम प्रसाद बिस्मिल के साथ थे काकोरी केस में, और इनको फांसी भी तभी दी गई। और 1900 ईस्वी में इनका जन्म शाहजहांपुर में हुआ। अब एक और अगला बड़ा नाम आ जाता है, वो भी बड़ा महत्वपूर्ण है, जरा उस नाम को देख लीजिए। वो नाम आता है, अब इसमें 2 फोटोज दे दी गई, हालांकि मेन फोटो ये है। जो फोटोज दी गई हैं उनमें से मेन फोटो ये है, और वो नाम आ जाता है किसका? भगवती चरण बोहरा का। ठीक,
भगवती चरण बोहरा का जो जन्म था वो हुआ था आगरा में। ठीक है, जन्म कहाँ हुआ था? आगरा में। एक बात तो ये याद रखनी है, भगवती चरण बोहरा का जन्म कहाँ हुआ था? आगरा में। दूसरी महत्वपूर्ण बात वही है, ये भी HSRA के मेंबर थे। HSRA के मेंबर थे, HSRA के सदस्य थे। HSRA का मतलब हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। ठीक, हिंदुस्तान रिपब्लिकन सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के मेंबर ये भी थे। इनकी जो पत्नी थी वो क्रांतिकारियों के लिए दुर्गा भाभी हुआ करती थी। इनकी पत्नी का नाम भी मिलता है, बड़ा महत्वपूर्ण है। इनकी जो पत्नी थी वो क्रांतिकारियों की दुर्गा भाभी के नाम से विख्यात थी। कुछ केसेस जिनसे इनका नाम जोड़ा गया, उनमें पहला मुख्य केस था काकोरी वाला। ठीक है, काकोरी केस था। दूसरा लाहौर षड्यंत्र केस जो था उसको भी जोड़ा गया इनके नाम से। सॉरी, लाहौर षड्यंत्र केस। और एक और महत्वपूर्ण केस तो जो था वो था सैंडर्स हत्या का, सैंडर्स की हत्या का। ये 3 केसेस इन पे थे। एक तो काकोरी केस में इनका नाम वांछित था, दूसरा लाहौर केस में नाम इनका वांछित था, और तीसरा सैंडर्स हत्या। अगर सही से देखें तो ये क्रांतिकारियों के बॉम्ब मैन थे। ठीक है, कौन थे? बॉम्ब मैन, या ये वैज्ञानिक थे, क्रांतिकारियों के बम बनाने वाले वैज्ञानिक। तो इन्होंने एक किताब लिखी है, इनकी किताब बड़ी महत्वपूर्ण है, नोट कर लीजिए। मैं फिर एक बार रिवाइज करता हूँ। जन्म इनका आगरा में हुआ, HSRA के ये मेंबर थे। इनकी पत्नी दुर्गा भाभी के नाम से जानी गई, क्रांतिकारियों के बीच में बड़ी हेल्प करती थी वो। 3 केसेस में ये वांछित थे, काकोरी में, लाहौर षड्यंत्र में, और सैंडर्स हत्या में। क्रांतिकारियों के लिए बम मैन की तरह थे। क्रांतिकारियों के जो बम वगैरह हुआ करते थे वो यही बनाते थे। और इनकी एक पुस्तक है, उसका नाम यहाँ आ जाता है, वो भी देख लो। इनकी पुस्तक का नाम हुआ करता था, हुआ क्या करता था, फिलॉसफी ऑफ बम। इनकी पुस्तक का नाम है फिलॉसफी ऑफ बम, बम का दर्शन। ये इनकी किताब का नाम है, जो बड़ा महत्वपूर्ण है। ठीक है, और 1930 में एक बम बना रहे थे, उसी बम को बनाते समय इनकी मृत्यु हो गई, उसी में शहीद हो गए। अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण नाम आ गया है, वो किसका है? चंद्रशेखर आजाद का। तस्वीर तो आपको दिखी गई है, चंद्रशेखर आजाद, HSRA के संस्थापक। सबसे महत्वपूर्ण बात चंद्रशेखर आजाद से संबंधित वही है कि भाई चंद्रशेखर आजाद जो थे वो कौन थे? HSRA के संस्थापक। HSRA के संस्थापक थे कौन? चंद्रशेखर आजाद। चंद्रशेखर आजाद HSRA के संस्थापक चंद्रशेखर आजाद। दिख रहा है? हाँ सही है। ठीक है, अब इनका जन्म जो है वो 23 जुलाई 1906 को, 23 जुलाई 1906, और कहाँ हुआ था? EMP में, यानी मध्य प्रदेश में। ठीक है, मध्य प्रदेश में गांव पड़ता है, उस गांव का नाम है भंवरा। ठीक है, भंवरा गांव। तो मध्य प्रदेश के भंवरा गांव में इनका जन्म हुआ था। लेकिन इनके जो माता पिता थे वो मूलतः उत्तर प्रदेश के ही निवासी थे, यानी उत्तर प्रदेश से ही निकल के वो मध्य प्रदेश में रहे थे जाके। और उत्तर प्रदेश का एक जिला पड़ता है उन्नाव, वहां के मूल निवासी थे। तो एक फैक्ट ये भी याद रखेंगे, जन्म तो इनका मध्य प्रदेश में हुआ भंवरा गांव में, लेकिन ये मूल निवासी उत्तर प्रदेश के ही थे। जब ये काशी में संस्कृत का अध्ययन कर रहे थे, काशी में संस्कृत अध्ययन जब कर रहे थे, और उस समय उम्र थी मात्र कितनी? 14 वर्ष। कितनी? 14 वर्ष। तो क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल हो गए, और वहां से एक कहानी भी आती है कि इनको कोड़ों की सजा दी गई थी, कोड़े मारने की सजा दी गई थी। बाद में इन्होंने HSRA नाम का संगठन बनाया, और ये भी काकोरी कांड में वांछित है। कौन से कांड में?
काकोरी कांड में। काकोरी कांड में ये भी वांछित थे। फिर जब पुलिस ने इनको इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में घेर लिया, कहा? अल्फ्रेड पार्क। अल्फ्रेड पार्क, अल्फ्रेड पार्क कहां? इलाहाबाद। और ये बात कब की है? 27 फरवरी 1931। 27 फरवरी 1931 को जब अंग्रेजों ने इन्हें घेर लिया तो इन्होंने कहा कि मैं जीवित रहते हुए अपने शरीर को इन अंग्रेजों को टच नहीं करने दूंगा। तो जब इनकी रिवॉल्वर में केवल एक गोली बची तो वो गोली इन्होंने खुद को मार ली और ये शहीद हो गए अल्फ्रेड पार्क में। फिलहाल इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस अल्फ्रेड पार्क का भी नाम बदल दिया गया है। इसका नाम हो गया है चंद्रशेखर आजाद पार्क। ठीक, चंद्रशेखर आजाद पार्क। एक बात ये याद रखनी है। और इलाहाबाद का भी नाम बदल के हो गया है, पुराना नाम प्रयागराज। तो ये दो बातें और याद रखनी है। ठीक है, अल्फ्रेड पार्क का नाम किसके नाम पे रख दिया गया है? चंद्रशेखर आजाद के नाम पे। और इलाहाबाद का नाम भी बदल दिया गया है। खैर, कुल मिलाकर के वीडियो अपनी प्रॉपर लेंथ का हो गया है। जो क्रांतिकारी और महत्वपूर्ण व्यक्तित्व अभी बचे हैं उन्हें हम अगले वीडियो में कवर करने का प्रयास करेंगे। तब तक जुड़े रहिए जिज्ञासा के साथ। वीडियो को शेयर वेयर कर दिया करिए अगर इच्छा हुआ करे, और देखते रहिए। हम उत्तर प्रदेश को पूरी तरह से कवर करने का प्रयास कर रहे हैं ताकि किसी भी परीक्षा में अगर उत्तर प्रदेश से संबंधित कोई प्रश्न आता है तो आपका छूटना नहीं चाहिए। तो मिलते हैं कल फिर एक और वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।